पिछले वीडियो में अपन ने देखा था कि कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज जो हैं वो एमिट कैसे होती हैं, जनरेट कैसे होती हैं। तो अब कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज की फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करते हैं। अच्छा, इनकी फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने के लिए एक साइंटिस्ट थे हेनरी मोजले। इन्होंने एक रिलेशन दिया था, है ना। उस रिलेशन से हम कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज की फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करते हैं, तो उसको मोजलेस लॉ बोलते हैं। तो मोजले लॉ भी देखेंगे इस वीडियो में। तो यहाँ पर अपन ने टंगस्टन आयटन डिपिक्ट किया है, ठीक है। उसके एटॉमिक नंबर कितना है, 74। उसके जो दो इनर मोस्ट ऑर्बिट्स हैं उसके इलेक्ट्रॉन अपन ने दिखा रखे हैं, ठीक है। तो अपन ऐसा करते हैं, के अल्फा लाइन पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे। के अल्फा लाइन, तो के अल्फा लाइन में क्या होता था कि n इजिकल टू 2 से इलेक्ट्रॉन जो है वो n इजिकल टू 1 पे आ रहा है, ठीक है। तो n इजिकल टू 1 का कोई इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर के इलेक्ट्रॉन ने नॉकआउट कर दिया, तो इस वाले इलेक्ट्रॉन को हटा देते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन नॉकआउट हो गया, तो यहाँ पे एक तरह से, है ना, वैकेंसी है। और के अल्फा लाइन के लिए सेकेंड ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन जो है वो फर्स्ट ऑर्बिट में आ गया, और के अल्फा लाइन का एक फोटोन निकल गया, ठीक है। तो सबसे पहले तो अपने को ये देखना है कि इस पे हम बोहर मॉडल लगा करके फ्रीक्वेंसी क्यों नहीं पता कर सकते। इसलिए नहीं पता कर सकते क्योंकि बोहर मॉडल लगता है केवल दो तरह के एटम्स के लिए, या तो हाइड्रोजन एटम, ठीक है, और या फिर क्या हुआ, हाइड्रोजन लाइक एटम। और हाइड्रोजन लाइक एटम अपन किसको बोलते थे कि न्यूक्लियस का चार्ज चाहे जो हो, है ना, Ze, जो भी एटॉमिक नंबर, और बाहर इलेक्ट्रॉन जो है वो एक ही होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे तो टोटल 74 इलेक्ट्रॉन्स थे, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो फिर भी 73 बच गए। तो ये 73 इलेक्ट्रॉन्स के होने के कारण, है ना, वो स्पेक्ट्रम जो है वो बोहर मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर सकता है, ठीक है। तो यदि बोहर मॉडल से यदि हमको एक्सप्लेन करना होता तो यहाँ पे बाहर अपन कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते थे, केवल एक इलेक्ट्रॉन हो सकता था, है ना, जो ऑब्वियसली है नहीं। तो इसलिए बोहर मॉडल जो है इस पर एप्लीकेबल नहीं है। अच्छा, फिर भी अपन ऐसा करते हैं कि एज्यूमिंग बोहर मॉडल इसमें लग सकता होता तो फ्रीक्वेंसी क्या आती, और फिर जो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी आएगी फिर उससे कंपेयर करेंगे, तो उससे है ना फिर आप अच्छे से अप्रिशिएट कर पाइएगा। तो एज्यूमिंग बोहर मॉडल एप्लीकेबल, ठीक है। यदि ये लगता होता तो n लेवल की एनर्जी जो है बोहर मॉडल में कितनी थी, -13.6 Z²/n², ठीक है। के अल्फा लाइन के लिए डेल्टा E कितना हो जाता है इसमें, 13.6 Z² 1/1² - 1/2², ठीक है। 2 से 1 पे आ रहा है, और फ्रीक्वेंसी अपने को निकालनी होती है, तो ये हो जाता है h न्यू इजिकल टू 13.6 Z² इंटू ये 3/4, ठीक है। और ये 13, ये बेसिकली इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है ऑब्वियसली, तो इसको हमको यदि जूल्स में कन्वर्ट करना है तो E से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। तो इससे यदि हम फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, है ना, h यहाँ पे ले जाएं और उसको E से मल्टीप्लाई कर दें, तो अपने पास में क्या आ जाता है, 2.48 इंटू 10⁻15 Z² हर्ट्ज, ठीक है। और इसको यदि मैं कोई कांस्टेंट मैं बोल दूं, A कांस्टेंट बोल दूं, ठीक है, तो ये हो गया AZ0। ये रिलेशन तब आता है यदि बोहर मॉडल एप्लीकेबल होता तो, ठीक है। और ये अपन ने जनरल एटम के लिए निकाल लिया, ठीक है, किसी भी एटॉमिक नंबर के लिए, है ना, एक जनरल अपन ने रिलेशन निकाल लिया। तो अब ऐसा करते हैं, इस रिलेशन को लिख लेंगे एक अलग जगह पे, और फिर देखते हैं मोजले ने क्या डिस्कवर किया। तो बोहर्स मॉडल से जो के अल्फा लाइन की जो फ्रीक्वेंसी आई, है ना, वो ये आ गई, ये है
बोहर्स मॉडल से, ठीक है। तो इसको अपन ध्यान में रखेंगे क्योंकि जो एक्चुअल रिजल्ट जो आएगा वो इसके काफी क्लोज आएगा, ठीक है। तो एक कंपेयर करने के लिए हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे न्यू इज इक्वल टू अल्फा जेड स्क्वायर लिखा है मैंने, जो पहले जो ए जेड स्क्वायर लिखा हुआ था, है ना, अल्फा जेड स्क्वायर लिखा है क्योंकि मोजले लॉ में ए का दूसरा वैल्यू रहता है, ठीक है। तो उसको मैंने अल्फा कर दिया है। तो अल्फा की वैल्यू जो है वो 2.48 इंटू 10⁻15 हर्ट्ज, ये अपन ने बोहर्स मॉडल से निकाली थी, ठीक है। तो इसको बस नोट कर लें क्या। तो अब देखते हैं मोजले ने क्या किया। मोजले ने क्या किया कि अलग अलग एटॉमिक नंबर के जो है वो एटम्स लिए, सब्सटेंसेस लिए, और उनके ऊपर जो है वो इलेक्ट्रॉन बॉम्बार्ड किया, ठीक है। और जो रेज जो निकली, है ना, उसकी फ्रीक्वेंसी मेजर की, और फिर मोजले ने एटॉमिक नंबर और अंडर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी, है ना, इसको प्लॉट किया के अल्फा लाइन के लिए। किस लाइन के लिए? के अल्फा लाइन के लिए। तो देखते हैं मोजले को क्या रिजल्ट मिला। अच्छा, ये ध्यान रहे कि अपन जितना डिस्कशन अभी तक कर रहे हैं के अल्फा लाइन के लिए कर रहे हैं, ठीक है। जनरल डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, के अल्फा लाइन का डिस्कशन कर रहे हैं। और ये रिजल्ट भी जो अपन ने बोहर मॉडल का निकाला था, के अल्फा लाइन के रिस्पेक्ट में निकाला था, है ना। ये अल्फा जो है वो के अल्फा लाइन के लिए निकला है। कोई दूसरी लाइन होगी तो ये चेंज हो जाएगी ये वाली वैल्यू। तो मोजले ने जो है वो के अल्फा लाइन के लिए जो है अलग अलग एटम्स को लेकर के और रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी को मेजर किया। ये अंडर रूट फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। तो इसको, ये एफ जो है फ्रीक्वेंसी है और एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे इसको मैं 20 बोल दूँ, है ना, 30, 40, टंगस्टन जो है 74 है तो आगे आएगा। तो जैसे अलग अलग एटम्स का जो फ्रीक्वेंसी मेजर की उसको प्लॉट किया, तो ये रिमार्केबली जो है वो बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन आई, ठीक है। ये जो है ये अंडर रूट फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी डिनोट किया था मैंने, तो एक स्ट्रेट लाइन आई। अच्छा, बोहर मॉडल से जो अपन ने जो प्रेडिक्ट किया, है ना, ये बोहर मॉडल का यदि रिजल्ट अपन लिखें तो अंडर रूट फ्रीक्वेंसी और z का क्या रिलेशन आता है, अंडर रूट अल्फा और z, ठीक है। अच्छा, ये लाइन भी स्ट्रेट लाइन है, पर इस स्ट्रेट लाइन में और इस स्ट्रेट लाइन में डिफरेंस क्या है कि ये वाली स्ट्रेट लाइन जो है इसको यदि हम प्लॉट करेंगे तो ये ओरिजिन से ओरिजिनेट होती हुई अपीयर करेगी, दिख रहा है ना। ये कुछ इस टाइप से आएगी, ऐसा लगेगा कि ओरिजिन से आ रही है। ओरिजिन तक नहीं जा सकती बिकॉज z इज इक्वल टू 0 नहीं हो सकता है, बट अलग अलग एटम्स को प्लॉट करेंगे तो z इज इक्वल टू 0 से निकलती हुई आएगी, ठीक है। यहाँ पे 0 से नहीं निकल रही है, ये z की एक पर्टिकुलर वैल्यू से निकल रही है, और ये वैल्यू कितनी है, 1 है, ठीक है। तो मोजले लॉ लिखते हैं हम। मोजलेज लॉ, ये अभी हम लिख रहे हैं के अल्फा लाइन के लिए, फिर जनरल लिखेंगे। तो के अल्फा लाइन के लिए मोजले को क्या रिलेशन मिला एक्सपेरिमेंटली, है ना, कोई थ्योरी नहीं दी, एक्सपेरिमेंट से ये रिजल्ट आया, अंडर रूट फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्स रेज प्रोड्यूस्ड, ठीक है। अंडर रूट फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेज प्रोड्यूस्ड इज इक्वल टू ए इंटू जेड माइनस बी, ठीक है। और या फिर फ्रीक्वेंसी के टर्म पे लिख लें, है ना, उससे ज़्यादा सिंपल हो जाता है। तो ये हो गया ए स्क्वायर जेड माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। ये के अल्फा लाइन के लिए मोजले की रिलेशन आ गई। और इसमें रिमार्केबल चीज ये है कि जो ए स्क्वायर की वैल्यू है, ठीक है, वो अल्फा के बराबर है। ए स्क्वायर की वैल्यू, जो अल्फा की वैल्यू अपन ने बोहर्स मॉडल से निकाली, ए स्क्वायर की वैल्यू एग्जैक्टली सेम आ रही है, 2.48 इंटू 10⁻15 हर्ट्ज। और बी की वैल्यू क्या है के अल्फा लाइन के लिए, 1 आई, ठीक है। अब ऐसे करते हैं, इस डायग्राम को थोड़ा शिफ्ट कर लेते हैं, थोड़ी जगह बना करके, क्योंकि अब एल अल्फा लाइन डिस्कस करेंगे एक बार। अच्छा, अब जैसे बोहर मॉडल का जो रिजल्ट है और जो मोजलेस लॉ में जो एक्सपेरिमेंटली जो निकला, उसमें जो डिफरेंस है वो केवल इस बी का डिफरेंस है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है,
ए स्क्वायर की वैल्यू का डिफरेंस नहीं है, ए स्क्वायर जो है अल्फा के बराबर है ना, जो यहाँ से निकला है सेम वैल्यू आ रही, केवल ये बी का डिफरेंस है। और बी के अल्फा लाइन के लिए बी जो है वो 1 आया है। तो ये 1 क्यों आया, इसको फिर साइंटिस्ट ने एक्सप्लेन किया। तो उसमें एक्सप्लेनेशन में ये बात आई कि जब ये इलेक्ट्रॉन सेकेंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में आ रहा है, तो फर्स्ट ऑर्बिट में पहले से एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन जो जंप कर रहा है उसको इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कितना दिख रहा है, ये Z चार्ज जो है उसके साथ में एक इलेक्ट्रॉन भी है, तो उसको इफेक्टिव जो चार्ज जो दिखेगा वो कितना दिखेगा, Z-1 दिख रहा है ना, क्योंकि वो एक तरह से ये इलेक्ट्रॉन जो है वो इस Z को कवर किया हुआ है, क्योंकि जो फर्स्ट ऑर्बिट का जो इलेक्ट्रॉन जो पहले से है फर्स्ट ऑर्बिट में, वो एक तरह से जो न्यूक्लियस में जो चार्ज है उसको कवर कर लेता है, ठीक है। तो जो इफेक्टिव चार्ज इस इलेक्ट्रॉन को नजर आता है वो पूरा Z नहीं नजर आ पाता, Z-1 नजर आता है, ठीक है। ये जो प्रोसेस है कि ये इलेक्ट्रॉन जो है वो एक तरह से कवर कर लेता है, शील्ड कर लेता है जो न्यूक्लियस में जो चार्ज है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग का क्या मतलब हुआ कि भाई उसको ढक लिया, ठीक है। तो न्यूक्लियस के चार्ज को इस इलेक्ट्रॉन ने ढक लिया, ठीक है। और किस एक्सटेंट तक ढका, एक चार्ज के एक्सटेंट तक, इसलिए Z-1 आ रहा है, ठीक है। अच्छा, अब यदि सपोज हम L अल्फा लाइन लेते हैं, ठीक है, L अल्फा लाइन लेते हैं, तो L अल्फा में इलेक्ट्रॉन जो है वो किस ऑर्बिट से किस ऑर्बिट जाएगा। अच्छा, L अल्फा में अपन देख चुके हैं इलेक्ट्रॉन n=3 से n=2 पे जाता है, ठीक है। इसका मतलब जो है इसका ट्रांजिशन जो है वो इस टाइप का है, ठीक है। और यहां से यहां आएगा तो जो फोटोन निकलेगा वो L अल्फा लाइन हो गई, ठीक है। तो L अल्फा लाइन के लिए जब अंडर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी और एटॉमिक नंबर है ना, इसका ग्राफ जब प्लॉट किया गया तो उसमें रिलेशन जो है वो क्या आया, ए की वैल्यू चेंज हो जाएगी, है ना। ये वाली जो ए की वैल्यू अपन ने निकाली थी वो किसके लिए निकाली थी, के अल्फा के लिए निकाली थी, ठीक है। तो एल अल्फा लिख देते हैं, ठीक है, Z-B L अल्फा। अच्छा, अब आप देख सकते हैं कि जैसे ये जो B की जो वैल्यू है, स्क्रीनिंग इफेक्ट कितना होगा उसका रफ आइडिया तो अपन ले ही सकते हैं। जैसे n=3 से जो है वो इलेक्ट्रॉन n=2 पे जा रहा है, और n=2 का एक इलेक्ट्रॉन ऑब्वियसली हट गया है तभी यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो सिचुएशन क्या है कि n=1 पे तो है इलेक्ट्रॉन, बट n=2 का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से हट गया है ना, उसी की जगह पे तो आ रहा है ये n=3 का इलेक्ट्रॉन। तो सपोज ये इलेक्ट्रॉन हट गया, ठीक है। अब इसको हटा देते हैं एक बार, तो इस इलेक्ट्रॉन को हटा दिया, इस इलेक्ट्रॉन की जगह पे एक स्पेस बन गई, तो अब n=3 का इलेक्ट्रॉन आ रहा है, ठीक है। तो स्क्रीनिंग कितने इलेक्ट्रॉन्स कर रहे हैं, मतलब न्यूक्लियस को कितने इलेक्ट्रॉन्स ढक रहे हैं, भाई 7 इलेक्ट्रॉन तो n=2 के, और 2 ये जो n=1 के, 7 और 2 9, ठीक है। पर ये तो एक्सपेक्टेड बी एल अल्फा की वैल्यू जो है वो कितनी आनी चाहिए, 9 आनी चाहिए, ठीक है। पर क्या ये एग्जैक्टली हर इलेक्ट्रॉन जो है वो सेम पोजीशन पे तो रहता नहीं, भाई ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन यदि सपोज यहाँ पे होते तब तो समझ में आता है कि एग्जैक्टली 9 का नंबर आ जाता है ना, बिल्कुल न्यूक्लियस के पास में। बट ये जो है वो ऑर्बिट्स में है, फिर है ना आधा टाइम जो है इस तरफ स्पेंड करते हैं, आधा टाइम इस तरफ स्पेंड करते हैं, तो है ना इतना मतलब इतना क्लियर कट नहीं है कि बी एल अल्फा की वैल्यू जो है वो 9 आएगी। तो बी एल अल्फा की वैल्यू जो है वो कितनी आई एक्सपेरिमेंटली, बी एल अल्फा की वैल्यू 7.4 आई, है ना, जो भी है ना काफी क्लोज है, काफी क्लोज है 9 के, बट स्टिल 7.4। तो जो एल अल्फा लाइन का जो ग्राफ होगा, ये आपका के अल्फा लाइन का ग्राफ था, तो एल अल्फा लाइन का ग्राफ जो है वो इस तरह से निकला, है ना, ये 7.4 हो गया और ये स्लोप हो गई, ये एल अल्फा लाइन का ग्राफ हो गया। अलग अलग एटॉमिक नंबर्स के लिए प्लॉट किया, एल अल्फा लाइन का ये
ये निकला, और ये कितना आ गया आपका 7.4। अच्छा, अब इसकी स्लोप जो है ना, इसकी स्लोप क्या होगी, ये ए की वैल्यू, ए एल अल्फा की वैल्यू जो है वो इसके स्लोप बताएगी। तो जिस तरह से अपन ने अल्फा निकाला था बोर मॉडल यूज करके, एग्जैक्टली सेम तरह से आप ए अल्फा निकाल सकते हैं। ठीक है, जिस तरह से अपन ने ये अल्फा निकाला जो कि ए स्क्वायर के बराबर है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे म्यू है और यहाँ पे अंडर रूट म्यू है बेसिकली, और कोई डिफरेंस नहीं है ना, एग्जैक्टली सेम तरह से। बेसिकली वो जो ब्रैकेट वाली जो टर्म है केवल वही चेंज होगी। इसमें ब्रैकेट वाली टर्म क्या हो जाएगी, n इजिकल टू 3 से 2 पे जा रहा है वो 1/2 स्क्वायर माइनस 1/3 स्क्वायर। ठीक है, ये टर्म केवल चेंज होगी, बाकी टर्म्स तो सब वो जो 13.6 वगैरह वो सब तो सेम ही रहेगा। ठीक है, जिस तरह से अपन ने ये फ्रीक्वेंसी का टर्म निकाला था उस तरह से आप फिर ए अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये है आपका मोसलेस लॉ। एक्सपेरिमेंटल है, थ्योरेटिकल नहीं है, पर इसका एक्सप्लेनेशन जो है स्क्रीन इफेक्ट से हम देते हैं।